आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और ये कार्यक्रम हमारे साथ करते हैं अनुभवी सीनियर सिटीजन्स। उनके अनुभव आपके लिए हम पहुंचाते हैं इस रेडियो के प्रोग्राम के ज़रिए। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एन.के. चंदेल। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर चंदेल की आप आज आए हैं। नमस्कार आपको तो पहले। नमस्कार। और मेरे श्रोताओं को प्यार और स्नेह भरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कंपैशन की, मतलब कंपैशन क्या होता है। कुछ लोग इसे करुणा भी कहते हैं। तो जो मतलब एक दूसरे के लिए दिल से निकल के ऐसी चीज़ निकले जिससे हम मदद करना चाहते हैं, कंपैशन। एक्चुअली मैं सोचती हूँ दिल से ही निकलती है, पर इसके बारे में आप हमें जानकारी देंगे डॉक्टर चंदेल। तो ये कंपैशन, इसका अर्थ क्या है? कंपैशन आम भाषा में हम इसको बहुत नज़दीक समझते हैं तो करुणा के साथ जाता है, क्योंकि हिंदी के अंदर जब इसकी बहुत से शब्द का मैंने रूपांतर देखा है, आप सबको पता है, दया, सहानुभूति, इस तरह के शब्दों को भी इससे इंटरचेंज करते हैं, कंपैशन के समान मानते हैं। लेकिन इन तीनों चारों टर्म्स में जो सबसे नज़दीक टर्म है वो करुणा है। तो कंपैशन एक भाव है। जी जी। कंपैशन एक ऐसी फीलिंग है जो वास्तव के अंदर पूरे मनुष्य के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर शब्द की दृष्टि से देखें, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें, तो एक वर्ड लैटिन भाषा में हुआ है जिसको कहते हैं कंपेटी। वो जो कंपेटी है वो उसका इंग्लिश रूपांतर अगर देखें तो वो टू सफर विद आता है, यानी टू सफर, यानी जिसका अर्थ ये है कि ये ऐसा शब्द जिसके अंदर एक व्यक्ति किसी दूसरे की सफरिंग के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। यस। कोई दूसरा दुखी है, परेशान है, तो वो अपने आप को उससे जोड़े। जी। तो कंपैशन वास्तव के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के सामने उसकी पीड़ा को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, और इसके अंदर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसको सहयोग देना कि वो उस पीड़ा से कैसे निकले। ये पूरी फीलिंग कंपैशन एक तरफा नहीं है। कंपैशन के अंदर, इस पूरी भावना के अंदर वास्तव में दोनों चीज जुड़ी है। उस दुख को महसूस करना और उस दुख से उस व्यक्ति को निकालना। जी। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि इसमें एक सक्रियता का भाव है। जी। इसलिए कंपैशन करुणा के सबसे नजदीक जाने वाली एक भावना है और वो एक मनुष्य का एक बहुत ही खूबसूरत पक्ष है जो हर व्यक्ति के अंदर अपेक्षित है। मैं समझ सकती हूँ ये बात। और ये संवेग कैसे है?
संवेग का अर्थ हम हमेशा अलग अलग रूप में लेते हैं। संवेग कुछ ऐसे हैं जो एग्रेशन के रूप में देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा संवेग है जो पॉजिटिव है। संवेग इसलिए हम इस कहते हैं कि संवेग एक प्रकार की ऊर्जा है, और कंपैशन भी एक ऊर्जा का काम करता है। जो व्यक्ति कंपैशन के स्टेट के अंदर होता है, करुणा के स्टेट के अंदर होता है, वो किसी काम को करने के लिए, किसी अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित रहता है। तो यह एक प्रकार से उसके अंदर से आने वाली ऊर्जा है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित करती है। और यही संवेगात्मक जो अवस्था है वो वास्तव के अंदर उसको मानव मूल्यों के करीब लाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के कारण उसके अंदर जो जिस प्रकार के एक अच्छी फीलिंग उत्पन्न होती है, वो अच्छी फीलिंग से अंदर उन संवेगों से प्रेरित होता है जिस संवेगों के कारण वो व्यक्ति किसी अच्छे कार्य को करना चाहता है। इसीलिए इसे एक पॉजिटिव इमोशन के रूप में देखा गया है। जी, तो वैचारिक आधार पर कंपैशन के कितने आयाम हो सकते हैं? हाँ, थियोरेटिकली हम देखते हैं कि कंपैशन को लोगों ने अलग अलग रूप से आइडेंटिफाई किया है, और बहुत लंबी स्टडीज हुई हैं। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर लोगों ने काम करना शुरू किया है तो कंपैशन को एक बहुत ही अच्छे मनोभाव के रूप में स्टडी किया है। कुछ स्टडीज आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि मनोविज्ञान में कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखा गया कि कंपैशन के अलग अलग लेवल पे किस प्रकार से इसका इफेक्ट देखते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन दी गई हैं उनमें जानने का प्रयास किया गया कि कंपैशन के वास्तव में कितने डायमेंशंस या आयाम हैं। और उन डायमेंशंस को देखने के लिए, उन डायमेंशंस को जानने के लिए ये आइडेंटिफाई किया गया कि पहला डायमेंशन इसके अंदर है ज्ञानात्मकता, यानी कॉग्निटिविटी। कॉग्निशन इसलिए कहते हैं कि बिना जानकारी के हम किसी दुख के अंदर शामिल हो ही नहीं सकते। यानी हम किसी पीड़ा या परेशानी है तो पहले इसको अपने ज्ञानात्मक पक्ष पे लाते हैं, पहले इसको संवेग से साथ साथ उसको अपने मस्तिष्क के उस एनालिटिक स्टेज पे ले जाते हैं, ताकि हम ये पहचान सकें कि वास्तव में इस व्यक्ति को कितनी पीड़ा है और ये पीड़ा उसके अंदर कैसे आई होगी। इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे कॉग्निटिव लेवल पे, ज्ञानात्मक पक्ष पे चलती है। और दूसरा एस्पेक्ट, जो दूसरा आयाम है, वो इसका भावात्मक है। ये सिर्फ ज्ञानात्मक होता तो बहुत ही रूखा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ज्ञानात्मकता के साथ साथ इसके अंदर भावना जुड़ी होती है, यानी उसके साथ हम उन्हीं भावनाओं को अंदर अपने अंदर जनरेट कर रहे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो पीड़ा है उसके अंदर हो रही होती है। तो एक प्रकार से वो ज्ञान के साथ साथ उस भावना से उसको जोड़ता है, और उस भावना के साथ उसकी इंटेंसिटी उस भावना की ऐसी होती है ताकि उस ज्ञानात्मक पक्ष से वो तीसरे आयाम की तरफ आता है, और तीसरा आयाम सक्रियता का है, जिसको एक्टिवेशन, बिल्कुल, कि हम सिर्फ ज्ञानात्मक होकर ना रह जाएं, हम सिर्फ भावनात्मक होकर ना रह जाएं, ज्ञान और भाव के बाद हम होते हैं उसको कैसे हेल्प करें। करेक्ट। तो सक्रिय होना इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। जी, फंक्शनल। तो ये जो तीसरा भाग है, ये मेरे ख्याल में कंपैशन को समाज के उपयोगी बनाता है, लोगों के उपयोगी बनाता है। अगर ये नहीं होता तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत भाव या पक्ष बन के रह जाता। इसीलिए मानते हैं कि जब भी इन तीनों आयामों की बात करें, जब भी आप कंपैशन की बात करें, तो इन तीनों आयामों को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कंपैशन के कितने प्रकार हैं? ये कैटेगराइज तो करना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कंपैशन के भी अलग अलग चूंकि टाइप स्टडीज के रूप में देखे गए, तो हम इसको आमतौर पे 3 भागों में बांटते हैं, यानी 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 को स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो है सेल्फ कंपैशन, यानी आत्मकरुणा। हम ये मानते हैं कि वही व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है जो अपने बारे में। जी। इसलिए सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आया, आपने देखा। पहले हम अपने आप को प्यार करना सीखें तब हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। कितनी अच्छी तो बात है। सेल्फ अपने आप में एक आइडेंटिटी है। जी, सेल्फ अपने आप में एक आइडेंटिटी है। वो ऐसी आइडेंटिटी है जो अगर आप ये देखें कि अपने से बाहर खड़े होकर अगर हम अपने आप को पहचान रहे हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि हम अपने लिए वास्तव के अंदर कितना कंपैशन रखते हैं। तो यू हैव टू लव योर ओन बीइंग। यस, फर्स्ट यू हैव टू लव योर ओन बीइंग। और वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। जी। वो आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि जब हम अपने आप के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो हम अपने इमोशंस और अपनी एक्टिविटीज के अंदर संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये इसका पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है सामाजिक करुणा, जिसको सोशल कंपैशन बोलते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सामाजिक करुणा का मतलब है दूसरों के लिए। जी, दूसरों के लिए। समाज में दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे इंसान के लिए, जब वो पीड़ा में है, परेशानी में है, तो उसके प्रति करुणा का भाव रखना, ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं उसके लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसके अंदर ऐसी पीड़ा परेशानी है, उसके प्रति हम ऐसा भाव रखते हैं, तो वो सोशल कंपैशन में आएगा। और तीसरा जो मुख्य इसका रूप है, जो दूसरे से ही एक्सटेंशन कहूंगा मैं, वो है यूनिवर्सल कंपैशन। और यूनिवर्सल कंपैशन, एज यू नो प्रोबेबली, उसका दैट इज अ पार्ट ऑफ बुद्धा फिलॉसफी।
बुद्ध धर्म के अंदर जो सार्वभौमिक कंपैशन है, इसकी कल्पना बहुत वृहद रूप में की गई है और ये माना गया है कि हम केवल अपने से प्यार नहीं करें, बल्कि जो कंपैशन है वो पूरे संसार के लिए है, पूरे यूनिवर्स के लिए है। Yes. और इसको पूरे यूनिवर्स को एक यूनिट के रूप में अगर हम कंपैशन उसके प्रति कंपैशनेट होते हैं, उसके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है जिसके बारे में लोग अक्सर कंपैशन के रूप में बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो कंपैशन के गुण या विशेषताएं कौन सी हैं? कंपैशन शब्द से जैसे मैंने कहा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव इमोशन है। जी। इसमें लगभग वो सारी गुण और विशेषताएं मिलेंगी जो किसी भी पॉजिटिव इमोशंस के अंदर मिलती हैं, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं। सबसे पहला गुण कंपैशन का सहानुभूति है कि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी है तो हम मान के चलते हैं कि ये कष्ट या परेशानी हमें भी हो सकती है, दूसरे को हुई है तो इसका मतलब कितनी परेशानी हो रही होगी। तो सहानुभूति का पहला गुण, पहली विशेषता इसके अंदर देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता के रूप में इसमें हम एम्पैथी, जिसे तदानुभूति बोलते हैं। दोनों सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा सा अंतर है जी। तो एम्पैथी के अंदर हम उसकी फीलिंग को न केवल महसूस करते हैं बल्कि उसको पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। हम वैसा ही भाव अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। एम्पैथी के इस स्वरूप के कारण ये सिंपैथी से थोड़ा अलग है, लेकिन कंपैशन के बहुत नजदीक पहुंच जाती है। तीसरा जो गुण है वो पीड़ा सहने की क्षमता है। कंपैशन उस व्यक्ति में ज्यादा होगा जो दूसरों के लिए पीड़ा सहने की कोशिश, जो क्षमता रखता होगा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए परेशान नहीं होना चाहता, वो कंपैशनेट नहीं हो सकता। इसलिए ये एक इसका बेसिक आधार है कि अगर हम अपनी परेशानी के अलावा दूसरी परेशानी के कष्ट को भी अपने अंदर जोड़ने के लिए तैयार हों, तभी हम कंपैशनेट हो सकते हैं। जी जी। इसके अलावा इसके और भी एक आध गुण हैं, जैसे अच्छे हालचाल, स्वास्थ्य के प्रति संवेदना, केयर ऑफ, जिसको हम केयर फॉर वेलबींग बोलते हैं। तो वेलबींग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें, अच्छे रहें। तो ये एक फीलिंग भी अंदर आनी चाहिए और इसी वेलबींग की कल्पना कंपैशनेट का एक हिस्सा है। और आखिरी गुण के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे हम सेंसिटिविटी को। बिना सेंसिटिविटी के ऊपर के सारे गुण बेकार हैं। हमें किसी न किसी प्रकार से संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर हमारी संवेदना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है तो हम उसके अंदर हम संवेदना के अगर संवेदनशील नहीं होंगे तब उसके लिए कार्य नहीं कर सकते। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और लगता है आपसे बस सुनते जाएं। तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है, क्या करुणा और तदानुभूति मतलब समान है? कंपैशन एंड एम्पैथी, आर दे द सेम? जैसा मैंने अभी कहा कि एम्पैथी जो है बहुत करीब है करुणा के, लेकिन एम्पैथी के अंदर हम दूसरे के सुख और दूसरे के खुशियों को शेयर करते हैं, उसी की तरह महसूस करना शुरू कर देते हैं। जबकि करुणा के अंदर यानी कंपैशन के अंदर इससे आगे है एक कदम, यानी ना केवल हम उसके अंदर महसूस करते हैं बल्कि उसके लिए उस खुशी के साथ उसके दुख को भी, उसकी पीड़ा को भी उसको पहचानते हैं और उसके लिए कार्य करना चाहते हैं। तो बड़े थोड़ा सा इजी करके कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पैथी या तदानुभूति है वो करुणा का हिस्सा है, लेकिन करुणा उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कहीं ज्यादा। सही बात है। तो ये उसका एक एलिमेंट तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है, जिसको हम करुणा के रूप में देखते हैं। तो करुणा व वेलबींग का मतलब क्या संबंध है? वेलबींग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप उसकी सारी खुशियां, अच्छाई, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, इस तरह की चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से अपने आप को अच्छा पाता है, उसकी अच्छी वेलबींग मानी जा सकती है। करुणा उसके अंदर हेल्प करने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जो लोग कंपैशनेट हैं, जो लोग करुणा के भाव से प्रेरित होते हैं, उनके अंदर भावात्मकता का पक्ष अच्छा होता है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा मिलेगा, और जब वो हैप्पीनेस इंडेक्स उनका ज्यादा मिलेगा तो नेचुरली वेलबींग उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलबींग और हैप्पीनेस आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जहां कंपैशन ज्यादा होगा, हमारी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है या हमारे अंदर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाता है। अगर हमने कुछ किया है किसी के लिए तो हम करने का मतलब ये है कि हम उसके प्रति एक ऐसा भाव रखते हैं, करने के पश्चात हमें संतोष मिलता है और वो संतोष आपके जो वेलबींग को इम्प्रूव करता है। तो क्या करुणा मोटिवेशनल भी है? क्या मोटिवेशन है ये? मनोविज्ञान हमेशा कहता है कि कोई भी एक्ट आप बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और करुणा के अंदर चूंकि सक्रियता है, इसलिए करुणा एक मोटिवेशन अवश्य है। लेकिन बड़ा ही मजेदार इसका एक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर दो तरह की मोटिवेशन है। एक तो कहेंगे जिससे हम अल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन, और दूसरा कहेंगे मोरल मोटिवेशन। अल्ट्रुइज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम किसी ऐसे व्यक्ति का फेवर करते हैं जिसको हम नहीं जानते,
जो हमारे लिए अजनबी है। और करुणा में भी यही होता है। करुणा में हम ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्प करने को तैयार होते हैं जिससे हम परिचित ना भी हों। तो ये एक अल्ट्रुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो करुणा के अंदर एक विशेष प्रकार की मोटिवेशन को उत्पन्न करता है, जिसको हम अल्ट्रुइस्टिक मोटिवेशन कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को हेल्प करने की जो तैयारी है वो आपके अंदर एनर्जी, क्योंकि मोटिवेशन एक एनर्जी होती है, मानसिक एनर्जी, और एनर्जी उसको प्रेरित करती है किसी काम को करने के लिए। दूसरा जो रूप है मॉरल मोटिवेशन। मॉरल मोटिवेशन इसलिए कहा गया है कि जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उन पॉजिटिव इमोशंस के अंदर मॉरलिटी एक बेसिक एस्पेक्ट है, और करुणा मॉरलिटी से प्रेरित है, इसलिए एक मॉरल मोटिवेशन है। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा इसके अंदर पाई जाती है। जी, तो सामुदायिक निर्माण में कंपैशन की क्या भूमिका है? पूरे समुदाय और पूरे विश्व के लिए, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल कंपैशन की बात की जाती है। जी, आपने हमेशा बात तो सामुदायिक निर्माण में कंपैशन की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक वैश्विक अच्छाई के रूप में है। समाज का हर वर्ग इसके साथ जुड़ा है। समाज का हर वर्ग आपको कंपैशन के साथ दूसरे को जोड़ता है और एक यूनिट बनाता है, और समुदाय का विकास इसके बिना संभव ही नहीं है। तो क्या करुणा को सीखा या सिखाया जा सकता है? बिल्कुल, करुणा के दो रूप हैं। करुणा अनुवांशिक भी है। कंपैशन हमारे अंदर इस तरह की स्टडी हुई है कि डीएनए रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक कोरिलेट्स मिले हैं जो कि करुणा से संबंध रखते हैं, इसलिए इसका एक एस्पेक्ट तो हुआ है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो है, क्या उसको सिखाया जा सकता है? इसका आंसर भी अफर्मेटिव है, हाँ, सीखा और सिखाया जा सकता है। हम बहुत सारे तरीकों से रोल मॉडल के रूप में, स्कूल एजुकेशन के रूप में, स्पेशल प्रोग्राम के रूप में, अलग अलग लोगों द्वारा बताए जाने के रूप में हम इसके अंदर इस वैल्यू को लोगों में इनकलकेट कर सकते हैं। बच्चों में इसकी कोशिश की जा सकती है। मदर टेरेसा इसका बेहतरीन उदाहरण है, बहुत बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने इस प्रकार, और मदर टेरेसा आज भी लोगों के लिए आदर्श और मोटिवेशन का सोर्स बनी हुई है, जो कि सीखा और सिखाया जा सकता है। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। आज हम लगता है कि सारी दुनिया यूक्रेन के साथ में है, पर मतलब हम उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे, बट कंपैशन हम रख रहे हैं उनके लिए, भावात्मक मतलब मॉरली वी आर वेरी मच विद देम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चंदेल, ग्रेट नॉलेज। आपने इतनी अच्छी बातें, कंपैशन जो हर व्यक्ति में ज़रूर होना चाहिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और अपने श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।